लास्ट लेक्चर में हमने ये इक्वेशन 13 ड्राइव की थी। ये डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई के स्क्वायर एन टी कॉट θ/2 कॉसेक स्क्वायर θ/2 डी थीटा। ये है प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई भी अल्फा कण थीटा और डी थीटा कोण के मध्य प्रकीर्णित होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है डी थीटा। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 12 को डिफरेंशिएट करके ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पर एक माइनस साइन आता है, लेकिन उसको हमने इग्नोर कर दिया है। माइनस साइन का मतलब यह है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी प्रोबेबिलिटी घटेगी, या प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो थीटा घटेगा। तो इस वजह से माइनस साइन आता है, तो उस माइनस साइन को हमने इग्नोर कर दिया है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आती है डी थीटा, किसी भी एक अल्फा कण के थीटा और डी थीटा कोण के मध्य, यानी ये कोण थीटा है और ये थीटा प्लस डी थीटा, तो इस कोण के मध्य, ये जो कोण है इस कोण के मध्य प्रकीर्णित होने की प्रायिकता है डी एफ। ठीक है, अब देखिए अल्फा कण इस डायरेक्शन से आ रहा है। जिस नाभिक से हमको इस अल्फा कण का स्कैटरिंग करानी है या प्रकीर्णन कराना है, तो उस तत्व की एक हम फॉइल मतलब पर्णिका, एक पर्णिका लेंगे बहुत पतली। ये पर्णिका ली है लंबवत, ये एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, वाई डायरेक्शन में हमने पर्णिका ली। पर्णिका ये हमारी इतनी पतली है कि इस मोटाई में केवल एक नाभिक है। ये मान लीजिए इतनी पतली पर्णिका है, यानी कोई भी अल्फा कण इससे इंटरेक्शन करेगा तो केवल एक नाभिक से करेगा और उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा, यानी नाभिक के आगे कोई दूसरा नाभिक नहीं। इतनी पतली पर्णिका हमने ये ली है। जहाँ इस बिंदु पर नाभिक है, न्यूक्लियस है हमारा, जिससे हम स्कैटरिंग करा रहे हैं इस अल्फा कण की, इस बिंदु को केंद्र मानते हुए एक हम अगर गोला बनाएं, ये मान लीजिए ये गोला हो गया। गोला मीन्स स्फीयर, वृत्त नहीं, वृत्त सर्किल होता है, स्फीयर। तो उस स्फीयर, जैसे आप मान लीजिए एक फुटबॉल का केंद्र ये है, और उसके जो फुटबॉल का जो सरफेस है वो ये है। तो इस बिंदु से जब भी कोई भी अल्फा कण स्कैटर होगा तो वो सरफेस पर लंबवत आपतित होगा, चाहे इस डायरेक्शन में आए चाहे इस डायरेक्शन में आए, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा अल्फा कण, वो इस गोलीय सरफेस के पर लंबवत आपतित होगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई अल्फा कण, ये जो अल्फा कण आ रहा है इस नाभिक से थीटा कोण से प्रकीर्णित होता है। तो थीटा कोण इस डायरेक्शन में नहीं है, ये हमारा इंसिडेंट डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन के चारों ओर थीटा कोण हो सकता है। थीटा कोण इधर भी हो सकता है, थीटा कोण इधर भी हो सकता है। थीटा कोण 3 डायमेंशनल फिगर है ये। तो जो जितने भी अल्फा कण थीटा कोण से प्रकीर्णित होंगे, इस पर्दे की सरफेस पर एक वृत्त बनाएंगे। ये जो वृत्त है, एक ये वृत्त का रूप ले लेंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के चारों ओर इस रेखा को आप घुमा दो तो एक कोण बन जाएगी। जैसे ये रेखा इधर जा रही है, ऐसे ही एक रेखा इधर आएगी तो ये कोण बन जाएगी। तो कोण का जो सरफेस है उसके अलोंग ये सारे अल्फा कण आएंगे। तो इस पर्दे पर एक वृत्त का रूप ले लेंगे, और चूँकि ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस r मान ली हमने, तो ये इस वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी, ये हो जाएगी r sin थीटा। अच्छा, वे अल्फा कण जिनका प्रकीर्णन थीटा प्लस डी थीटा कोण से होगा, वो सारे के सारे अल्फा कण
इस डायरेक्शन में आएंगे और इस डायरेक्शन में आएंगे, तो पर्दे पर वो भी एक वृत्त बनाएंगे, तो उनका जो वृत्त होगा वो ये वृत्त होगा, दूसरा वृत्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो वृत्त बनेंगे, एक वृत्त अंदर वाला जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या हुई r sin थीटा, और थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद दूसरा वृत्त शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, जिसकी चौड़ाई होगी, चूँकि ये डिस्टेंस है r, अब स्फीयर के केंद्र से कहीं भी लंब डाल लो डिस्टेंस r ही होगी, और थीटा कोण है तो ये चाप जो हो जाएगी आर्क जो हो जाएगी वो आर डी थीटा हो जाएगी। तो जो अंदर वाला वृत्त है और जो बाहर वाला वृत्त है उसकी जो चौड़ाई होगी वो आर डी थीटा होगी, और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आर साइन थीटा। तो जो ये क्षेत्रफल बना वह क्षेत्रफल जिसमें वे अल्फा कण प्रकीर्णित होंगे जो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य स्कैटर्ड हो रहे हैं, वो कितने एरिया में प्रकीर्णित होंगे, उनका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अंदर वाली वृत्त का परिधि निकाल लेंगे सरकमफ्रेंस, और उसमें इस चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे आर डी थीटा का। तो आर साइन थीटा परिधि, आर साइन थीटा त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई आर साइन थीटा, और उसमें आर डी थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वो एरिया आ जाएगा जिसमें वे सभी अल्फा कण प्रकीर्णित होंगे जिनका प्रकीर्णन कोण थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य है। समझ में आ गई बात। इसी चीज़ को मैंने आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पीडीएफ में लिखा हुआ है। पहले तो ये समझ लीजिए कि सभी समीकरण 3 में ऋण चिन्ह को छोड़ दिया गया है, क्योंकि यह केवल यह व्यक्त करता है कि थीटा का मान बढ़ने पर, या थीटा मानी प्रकीर्णन कोण का मान बढ़ने पर प्रायिकता का मान कम होगा, ठीक है। किसी भी अल्फा कण के थीटा और थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य प्रकीर्णित होने की जो प्रायिकता है वो होती है डी थीटा। तो इसमें हमें माइनस साइन की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो हमारा समीकरण 13 था वो डी एफ देता था, तो वो किस बात की प्रायिकता है, डी एफ इस बात की प्रायिकता है कि कोई भी अल्फा कण थीटा और थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य कितनी प्रायिकता से प्रकीर्णित होता है, वो प्रायिकता है डी एफ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। माना प्रकीर्णन केंद्र, यानी प्रकीर्णन केंद्र क्या है हमारा, वो न्यूक्लियस नाभिक जिससे अल्फा कण प्रकीर्णित हो रहा है, तो वो प्रकीर्णन केंद्र कहलाएगा हमारा। प्रकीर्णन केंद्र से आर दूरी पर एक गोलीय पर्दा स्थित है। हमने प्रकीर्णन केंद्र को सेंटर पर लिया था, उसके चारों ओर एक गोलीय पर्दा, एक फुटबॉल का रूप में एक पर्दा मान लिया था। फुटबॉल के केंद्र पर वो नाभिक स्थित है जिससे कोण प्रकीर्णित होगा। मान ली फुटबॉल की त्रिज्या मान ली हमने आर, ठीक है। तो उस नाभिक से जितने भी अल्फा कण प्रकीर्णित होंगे, और जो फुटबॉल के आकार के रूप में जो पर्दा है हमारा, फुटबॉल की सरफेस के आकार के रूप में पर्दा है जो गोलीय पर्दा, उस पर हमेशा अल्फा कण लंबवत ही आपतित होंगे। अतः वे अल्फा कण जिनका प्रकीर्णन थीटा तथा थीटा प्लस थीटा कोण के मध्य होता है, पर्दे पर एक गोलीय रिंग, मैंने पिछले वीडियो में, पिछले पीडीएफ में बताया था, ये अंदर वाली सरकमफ्रेंस हो गई वृत्त की, ये बाहर वाली सरकमफ्रेंस, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक गोलीय रिंग बन जाएगी। इस गोलीय रिंग की जो अंदरूनी त्रिज्या है वो हो जाएगी आर साइन थीटा, और इस रिंग की चौड़ाई हो जाएगी आर डी थीटा, ठीक है ना। तो इसका जो रिंग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, जो अंदर वाली वृत्त है उसकी त्रिज्या है आर साइन थीटा, तो उसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई आर साइन थीटा, और जो बाहर वाला वृत्त है और जो अंदर वाला वृत्त है उसके बीच की जो चौड़ाई है वो आर डी थीटा है। तो परिधि गुणा चौड़ाई करेंगे तो वो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आर डी थीटा इंटू 2 पाई आर साइन थीटा इज इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा को बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2,
तो वो वैल्यू रख देंगे, तो 2 और 2 और आ जाएगा, 2 × 2 = 4। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये जो रिंग है हमारी, ये जो रिंग बनी है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4πr² sin θ/2 cos θ/2 × d θ। तो हमारे जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 4πr² sin θ/2 cos θ/2 × d θ। ठीक है। अब मान लीजिए पर्दे के इकाई क्षेत्रफल में जो अल्फा कण पहुंचते हैं उनकी संख्या है n d θ। इकाई क्षेत्रफल में जो रिंग बनी है हमारी पर्दे पर, रिंग कौन सी? वे अल्फा कण जिनका प्रकीर्णन थीटा और थीटा प्लस डी थीटा एंगल के बीच में हो रहा है, तो वो पर्दे पर एक रिंग बना देंगे जिसकी चौड़ाई होगी r d θ। तो वो उसका क्षेत्रफल होगा 4πr² sin θ/2 cos θ/2 × d θ। ये रिंग का क्षेत्रफल हो गया। इकाई क्षेत्रफल में n थीटा अल्फा कण आपतित होते हैं, तो इस पूरे एरिया में कितने अल्फा कण आपतित होंगे, इंसिडेंट होंगे। इस n थीटा को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n थीटा इंटू ये एरिया, ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू एंगल बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। ये हुई हमारी इक्वेशन 14। अब मान लीजिए नाभिक पर जो हमारी पर्णिका है उस पर नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स, यानी जितने अल्फा कण इंसिडेंट हो रहे हैं उनकी संख्या है n0। ये n0 है। और थीटा और थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की प्रायिकता है df। ये हम इक्वेशन 13 में ड्राइव कर चुके हैं। तो इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो ये जो संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी थीटा और थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या। तो प्रकीर्णन की प्रायिकता की परिभाषा के अनुसार थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या हो जाएगी आपतित अल्फा कणों की संख्या इंटू प्रायिकता, ये df। किस बात की प्रायिकता? कि उस बात की प्रायिकता कि कितने अल्फा, कोई भी अल्फा कण है वो थीटा और डी थीटा कोण के मध्य प्रकीर्णित होगा या नहीं होगा, उस चीज़ की ये प्रायिकता है df। तो ये भी इक्वेशन 15 और इक्वेशन 14 सेम चीज़ हो गई, दोनों इक्वेशन सेम है। यानी ये भी थीटा और थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या है, और ये भी थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या है। तो दोनों को ही हम इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो n0 df इज इक्वल टू n थीटा 4πr² sin θ/2 cos θ/2 d थीटा। तो यहाँ से n थीटा हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, तो n0 df अपन 4πr² sin θ/2 इंटू cos θ/2 d थीटा। अब यहाँ पर हम जो इक्वेशन 13 में है df की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने पर ये df की वैल्यू है, इक्वेशन 13 आप देख लें, तो df की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वैल्यू आ गई, और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन है वो ये इक्वेशन आएगी n थीटा मीन्स नंबर ऑफ n थीटा क्या है? n थीटा है इकाई क्षेत्रफल में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, पर्दे के इकाई क्षेत्रफल में पहुंचने वाले प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या n थीटा है। और ये जो वैल्यू आएगी वो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा कोण के मध्य प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या आ गई हमारे पास। तो ये n थीटा क्या है? n0 nt/16 r² इंटू k² cosec टू द पावर 4 θ/2 k² की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो k की वैल्यू ये होती है, तो k की वैल्यू इंटू स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र, या रदरफोर्ड का स्कैटरिंग फॉर्मूला।
ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला कहलाता है। तो इस फॉर्मूले से क्या चीज़ क्लियर हो रही है? इस सूत्र से ये स्पष्ट है कि टी मोटाई की पड़िका से प्रकीर्णित होकर आर दूरी पर रखे पर्दे के इकाई क्षेत्रफल में पहुंचने वाले अल्फा कणों की संख्या निम्न राशियों पर निर्भर। ये एन थीटा क्या है? इकाई क्षेत्रफल में पहुंचने वाले, प्रकीर्णित होकर पहुंचने वाले अल्फा कणों की संख्या है। तो ये किस चीज़ पर निर्भर करेगी? ये सूत्र इससे देखिए, ये जो संख्या है इकाई क्षेत्रफल में पहुंचने वाली संख्या कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल होगी, इसके प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी? कोसेक थीटा बाई 2 की पावर 4 के समानुपाती होगी। थीटा क्या है यहाँ पर? प्रकीर्णन कोण। पर्णिका की मोटाई के समानुपाती होगी। टी ऊपर आ रहा है तो एन थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू टी, पर्णिका की मोटाई के समानुपाती होगी। नाभिक के आवेश के वर्ग, नाभिक का आवेश कितना होता है? Z1e, तो Z1e का यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो नाभिक के आवेश के वर्ग के समानुपाती होगी। और ये mv स्क्वायर नीचे आ रहा है, इस 2 को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो यानी इकाई क्षेत्र प्रकीर्णन होने के पश्चात पर्दे के इकाई क्षेत्रफल में पहुंचने वाले अल्फा कणों की संख्या अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती होगी। अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर के वर्ग यानी ये आगे स्क्वायर और लग रहा है यहाँ पर, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगला n क्या है? इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या, तो ये ऊपर आ रहा है तो समानुपाती हो गया। तो पर्णिका के इकाई आयतन में स्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होगी। क्या समानुपाती होगी? इकाई क्षेत्रफल में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या। तो इस तरह से हमारा ये अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट होता है।